अभी आज का जो सेशन है वो टोटल लग्न और दशमांशा पे ही केंद्रित रहेगा। भाव से ही हम जान जाएंगे, भाव के संबंध बनने से, कि कुंडली आर्थिक रूप से कितनी सुदृढ़ है, सरकारी नौकरी के मामले में कुंडली में कितना बल पराक्रम मौजूद है। तो सबसे पहले आर्थिक रूप से मजबूती के लिए, क्योंकि व्यक्ति के पास एक बंधी हुई आमदनी, चाहे वो सरकारी क्षेत्र से हो चाहे वो प्राइवेट क्षेत्र से हो, वो कब आती है, तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण ग्रह, मेरे निमित्त दर्शक जान भी गए होंगे कि मैं क्या कहने वाला हूं, चंद्रमा सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ग्रह होते हैं आपके आमदनी को स्टेबिलिटी देने के लिए, प्रॉस्पेरिटी से युक्त आपको बनाने के लिए। अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि से लेकर कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि के बीच के हैं तो ये मजबूत चंद्रमा कहे जाते हैं। उसमें भी चंद्रमा लग्न, चंद्रमा द्वितीय, चंद्रमा तृतीय, चंद्रमा चतुर्थ, चंद्रमा पंचम, चंद्रमा एकादश और चंद्रमा नवम, अगर इन भावों में विराजमान हैं तो ये कई बार पक्ष के बल से कमजोर होने के बावजूद भी आपके आर्थिक स्वतंत्रता के दाता हो जाते हैं। जन्म कुंडली में बंधा हुआ धन, यानी कि एक वक्त पे आने के बाद आपका धन, आपका अकाउंट, आपके अकाउंट में आपका धन आ जाए। बंधी हुई आमदनी, जैसे आप प्राइवेट सेक्टर में ही अगर नौकरी कर रहे हैं तो कम से कम 30-32 तारीख को, 1 तारीख को आपका धन आपके अकाउंट में आ जाता है। वैसे ही सरकारी क्षेत्रों में अगर आप काम करते हैं तो एक बंधी हुई आमदनी आपके अकाउंट में, जो शुद्ध आप का बनता है वो आपके अकाउंट में आता है, जहां से हम मतलब रेगुलर इनकम जो देखा जाता है वो जन्म कुंडली के धन भाव से देखा जाता है। इसका अर्थ होगा कि अगर जन्म कुंडली के धन भाव में कोई भी ग्रह मजबूत होकर बैठा है, जैसे धन भाव में कोई ग्रह उच्च का होकर बैठा, धन भाव का स्वामी धन भाव में बैठा है, पर यहाँ एक सूत्र है जो याद रखना होगा। यहाँ मंगल अगर बैठे हैं और अगर अपनी राशि में नहीं बैठे हैं तो ये गड़बड़ कर सकते हैं, यहाँ पे आर्थिक स्वतंत्रता के वो बाधक ग्रह बन जाएंगे। इस वजह से यहाँ पे अगर मंगल बैठे हैं तो अपनी राशि के होने चाहिए, अन्यथा अगर वो किसी अन्य राशि में बैठे हैं, 10 नंबर में बैठे हैं, तब तो बात समझ में आती है, या तो अपनी राशि का या तो उच्च का, तब ये मंगल आपको धन देंगे। इसके विपरीत अगर किसी भी राशि में बैठेंगे तो ये मंगल आपके धन को कमजोर करने वाले ग्रह बन जाएंगे, मतलब आर्थिक संपन्नता में वो बाधा दे सकते हैं। तो जन्म कुंडली के द्वितीय भाव में अगर कोई ग्रह उच्च का बैठा हो या स्वग्रही बैठा हो तो व्यक्ति को वो रेगुलर इनकम देता है। तो पहले आपने क्या देखा, चंद्रमा को। दूसरे नंबर पे आपको क्या देखना है, ये लग्न चक्र में और नवांश में देखना है। दूसरे नंबर पे देखना है द्वितीय भाव के स्वामी को, कि द्वितीय भाव का स्वामी कैसा है। अब उसके बाद आर्थिक स्वतंत्रता के लिए या व्यक्ति को मजबूती के लिए तीसरे नंबर पे जो बात आएगी वो व्यक्ति की कुंडली के पंचम भाव की आएगी। तो जन्म कुंडली के पंचम भाव के स्वामी या तो अपनी राशि में हो, जो कोई भी ग्रह हो, जैसे मंगल ही हैं तो 1 या 8 या 10 नंबर, कोई भी ग्रह अपनी राशि का बैठा हो पंचम भाव में। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं और सीधा मैं दूसरे भाव से आकर के पंचम भाव पे क्यों आ गया, बीच में मैंने तीसरा और चौथा छोड़ दिया, इसको आगे मैं बताऊंगा। उसकी उपयोगिता बाद में सिद्ध होगी। पहले मूल कौन कौन से भावों से हमारा धन सुरक्षित होता है, हम धन के मामले में सुरक्षित होते हैं, पहले उस पर चर्चा जारी है और वो आवश्यक है। ये पंचम भाव परिणाम का होता है, द्वितीय भाव भी परिणाम का होता है। तो अगर यहाँ पंचम भाव कमजोर होगा तो आपके परिणाम में गड़बड़ी होगी और आपका परिणाम आपको देर से मिलेगा, कमजोर मिलेगा। इस पे भी एक बात है जो समझना होगा कि जन्म कुंडली के पंचम भाव में अगर गुरु या शनि जैसे मंदगामी ग्रह बैठे हों, धीरे धीरे चलने वाले ग्रह बैठे हों, तो ये परिणाम को देर देते हैं। हो सकता है कि आपका पराक्रम आपको देर से मिले, पराक्रम का परिणाम मिलेगा जरूर, क्योंकि शनि भी न्याय के कारक हैं और गुरु भी व्यक्ति के साथ न्याय करते हैं। धर्म असली उनका ये कि वो व्यक्ति के साथ धर्म करें। गुरु का धर्म है पराक्रम का परिणाम देना जातक को जो मेहनत कर रहा है। इस वजह से विलंब हो सकता है पर परिणाम जरूर मिलेगा। तो आर्थिक रूप से स्वतंत्रता जो मिली वो द्वितीय भाव के बाद पंचम भाव से मिली। ये भाव का बलवान होना बहुत आवश्यक है। मतलब द्वितीय नंबर पे, पहले नंबर पे चंद्रमा, दूसरे नंबर पे द्वितीय भाव, तीसरे नंबर पे आपने पंचम भाव को देखना है। उसके बाद यहां पंचम भाव से जब हमारी यात्रा समाप्त होती है तब हमारा ध्यान हमारे अष्टम भाव पे जाता है। अष्टम भाव पे जाता है। ये क्यों मैंने कहा,
इसका प्रभाव कितना आपकी कुंडली में बहुत गूढ़ विषय होगा। मैं ऊपर से छिछली जानकारी नहीं दे रहा कि नौकरी का भाव ये है तो आप नौकरी भाव देख लीजिए, उसको बाद में देखेंगे। अगर वो थोड़ा कमजोर है भी और अष्टम भाव अगर बलवान है, पंचम भाव को सुख देगा, द्वितीय भाव को बलवान बनाएगा और आपके रिसर्च और आपके कंसंट्रेशन को मजबूत करेगा। इस वजह से जन्म कुंडली के अष्टम भाव का बलवान होना नौकरी में या बंधी हुई आमदनी के लिए बड़ा आवश्यक होता है। अगर जन्म कुंडली के अष्टम भाव में कोई भी ग्रह बैठेगा तो वो द्वितीय भाव पे दृष्टि डालेगा, जो आपके कंसंट्रेशन को मजबूत भी कर सकता है। पर बात यह है कि यहाँ पे बैठा ग्रह बलवान होना चाहिए, या तो यहाँ बैठा ग्रह स्वग्रही हो, अपनी राशि का हो, तब जाकर के वो कुछ अच्छा परिणाम देता हुआ नजर आएगा। अगर अष्टम भाव में कोई ग्रह कमजोर होगा तो आपके फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को कमजोर कर सकता है, आपके परिणाम के सुखों से आपको वंचित कर सकता है। इस वजह से मैंने यहाँ पे छठे भाव से ज्यादा तृतीय भाव से ज्यादा छठे भाव को और यहाँ पे छठवें भाव से ज्यादा अष्टम भाव को मैंने बलवान महसूस कराया है। कारण है कि जब तक आपका कंसंट्रेशन मजबूत नहीं होगा आप पढ़ नहीं पाएंगे। आप चाहे कितने ही बढ़िया पढ़ने वाले हों, लगातार आप नहीं पढ़ रहे हैं तो कई बार आपका पराक्रम आपको परिणाम से दूर लेके जाएगा। कंटिन्यूटी आवश्यक है, तो कंटिन्यूटी के मामले में अष्टम भाव की महत्ता बढ़ जाती है, या ये इस वजह से ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि यहां से व्यक्ति के कंटिन्यूअस पराक्रम को देखा जाता है, या रिसर्च को देखा जाता है, डीप थॉट को देखा जाता है, डीप एनालिसिस को देखा जाता है, आपके संपूर्ण जो आपका सिलेबस है उसको कवर करने को देखा जाता है ना। तो इस हिसाब से जन्म कुंडली के अष्टम भाव का बलवान होना सरकारी नौकरी के लिए भी अच्छा होता है।